असदुद्दीन ओवैसी जो बोलता है अल्लाह अकबर मुसलमान जिंदाबाद, वो दलितों की बात नहीं करता है। चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। हम बोल रहे हैं तो सुनिए। आप बोल रहे हैं ना, पूरा सुनिए। आपके पास प्रमाण है? 302 का मुकदमा होना चाहिए एसडीएम बारसोई पर। कोई भी काम अगर ब्लॉक में जाते तो बिना पैसा से काम नहीं होता। उस पे नकल क्यों नहीं कसा महुआ आलम? कि ये धरातल पर आएगा कि विशेष राज्य की तरह गुम हो जाएगा या 15 लाख की तरह गुम हो जाएगा। जो लालटेन जलता और बुझता था, हमारे घर के अंधियारे को दूर नहीं भगा पाता था। और आप लोग चाहते हैं कि आपका राज आए और आप लोग वसूली करें। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सिंह और प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस आज पहुंच चुकी है कटिहार जिला के बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र में। और प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस कुल 30,000 किलोमीटर की अपनी यात्रा पर है और 243 विधानसभाओं में जगह जगह जाकर जनता के बीच उनके विचार जानने की कोशिश कर रही है, क्योंकि चुनाव काफ़ी नज़दीक है और जनता ही कहीं ना कहीं लोकतंत्र का अहम हिस्सा होती है और जनता ही सरकार बनाती है, जनता ही सरकार गिराती है। इसी क्षण में, इसी कड़ी में हम सबसे पहले भाकपा माले से काजिम इरफानी जी यहाँ मौजूद हैं, विधायक प्रतिनिधि हैं। इनसे आग्रह करूंगा कि मंच पर आएं और अपनी सीट पर बैठें। काजिम इरफानी जी, 2000 तालियों से स्वागत किया जाए इनका। लोजपा से सागर शाह जी हैं यहाँ पर मौजूद। सर, आपसे भी आग्रह करता हूं कि मंच पर आएं और बैठें। सागर शाह जी, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए इन सभी का। जदयू से दुलाल चंद साहा जी हैं, मीडिया सेल बरसोई प्रखंड से। सर, आपसे भी आग्रह है मंच पर बैठें। राजद से विमल रविदास जी हैं, SC ST जिला महासचिव। उनसे भी आग्रह है कि सर मंच पर आएं और बैठें। और भाजपा से विवेक भगत जी हैं, इनसे भी मैं आग्रह करूंगा सर मंच पर आएं और बैठें। हम ये बताना चाहेंगे हमारे कार्यक्रम के जो आयोजक हैं वह वास्तु विहार है और राकेश मसाला है और मीडिया पार्टनर हमारा डेली हंट है। अब इस कार्यक्रम को हम 3 भाग में लेके चलेंगे। पहला भाग में हमारे यहाँ पे मंच में मौजूद जो प्रतिनिधि बैठे हैं उनको मैं 2-2 मिनट का वक्त दूंगा और 2-2 मिनट में वो अपने विचार को जनता के बीच रखेंगे। दूसरे भाग में हम हमारे सामने मौजूद जो जनता है, जनता के सवालों को लेंगे और जो भी जनता जो भी सवाल करना चाहेगी यहाँ मौजूदा प्रतिनिधियों से वो सवाल करेंगे, उनका जवाब लिया जाएगा। और तीसरे भाग में मैं यहाँ पे मौजूद जो प्रतिनिधि बैठे होंगे उनको फिर मौका दूंगा और यहाँ से उनके विधानसभा चुनाव में उनके पार्टियों के मुद्दे पे मैं सीधे तौर पर बातचीत करूंगा। तो सबसे पहले मैं अभी भाकपा माले काजिम इरफानी जी हैं, उनसे आग्रह करता हूं कि सर 2 मिनट का समय होगा आपके पास और 2 मिनट में जनता के समक्ष अपना विचार रखें। सर्वप्रथम आज के इस प्रभात खबर द्वारा आयोजित इलेक्शन चौपाल में शामिल हो रहे तमाम राजनीतिक दल के नेताओं का हम स्वागत करते हैं और प्रभात खबर के पत्रकार भाई अरविंद जी नौसाद जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बाहर से आई हुई टीम का भी अभिनंदन करते हैं कि आप लोग इस महत्वपूर्ण घड़ी में, जब देश में सांप्रदायिक फसाद, देश में चरम बेरोजगारी, तमाम बिहार के ऑफिसों में भ्रष्टाचार और नौजवानों के जो नौकरी के सवाल है, ऐसे महत्वपूर्ण समय में आप लोग अपना कीमती समय निकालकर बारसोई की धरती पर आए हैं। मैं भाकपा माले की ओर से आप तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों, यह अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है कि लोगों के बीच में जनता से जुड़े हुए मुद्दे लेकर के प्रभात खबर जो दैनिक अखबार है वह इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करके जनता को, जनता के प्रतिनिधि पर और यहाँ की सरकार पर सवाल जवाब करने का मौका प्रदान करती है। यह बेहद महत्वपूर्ण पहलकदमी है।
बारसोई बलरामपुर हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं ये बिल्कुल पश्चिम बंगाल और 10-20 किलोमीटर की दूरी पर बांग्लादेश बॉर्डर, कुछ ही दूरी पर जो है आज बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मामले पर आग बबूला नेपाल देश हमारा, इसके गर्भ में बसा हुआ एक अनुमंडल बारसोई अनुमंडल है। और इस अनुमंडल में तमाम तरह की सरकारों ने जिस तरीके से राजनीतिक उपेक्षा करने का काम किया है और उस राजनीतिक उपेक्षा को झेलते हुए हम लोग भाकपा माले के बैनर तले सैकड़ों राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होकर के, मीटिंग्स आयोजित करके, धरना दे करके, प्रदर्शन करके, यहाँ से लगभग 60-70 किलोमीटर दूर जो हमारा जिला मुख्यालय कटिहार है, हम लोग वहाँ चल के, पटना के गांधी मैदान चल के बारसोई के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों का सवाल को खड़ा करने का काम किया है। इसमें हम लोगों को कामयाबी मिली है। हम लोग ये जानते हैं कि बारसोई जैसे पिछड़े क्षेत्र में जिस तरीके से आप अफसरशाही बिहार में आज हावी है, उस अफसरशाही के खिलाफ पूरे बिहार में जो आज आपका अपराध चरम पर है, उन आपराधिक बोलबाला के खिलाफ भाकपा माले और उसकी तमाम जो नौजवान लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, तमाम लोगों ने लोहा लेते हुए बारसोई का नाम रोशन करने का काम किया है। हमारे यहाँ से भाकपा माले के केंद्रीय कमेटी के सदस्य, बिहार विधानसभा में भाकपा माले विधायक दल के नेता कॉमरेड महबूब आलम ने पिछले 20 सालों में जिस तरीके से संघर्ष के साथ विकास करने का जो सपना यहाँ के लोगों को दिखाया, आज हम लोग देख रहे हैं। इसमें आगे भी बातचीत होनी है मेहमानों के साथ, ये हम लोग देख रहे हैं। बारसोई अनुमंडल एक ऐसा अनुमंडल है जो अपने सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से जिला मुख्यालय को जोड़ने के लिए जो SH 98 के नाम पर एक रोड है, उस रोड की जो हालत यहाँ पर थी, नीतीश कुमार जी ने जब सदन के अंदर में बयान दिया कि हमारे बिहार वासियों, आप बिहार के किसी भी कोने से आप पटना आने के लिए आपको मात्र 6 घंटे का समय लगेगा, तभी हमारे बलरामपुर के माननीय विधायक ने इस बात पर ध्यान आकृष्ट कराया माननीय नीतीश कुमार का कि सर आप गलत बोल रहे हैं, हमारा बारसोई आज भी पिछड़ा है, राजनीतिक उपेक्षाओं का केंद्र बारसोई बना हुआ है। सिर्फ बारसोई बाजार नहीं कह रहा हूं, बारसोई का पूरा अनुमंडल, प्राणपुर विधानसभा या कदवा विधानसभा, ये तमाम क्षेत्र आज भी पिछड़ेपन का शिकार है। आप हमारे शिवानंदपुर से, चांदपारा से, चापाखोर से, नलसर से आप 3 घंटे में कटिहार पहुंच के दिखा दीजिए, तब मैं मानूंगा कि आपने विकास किया है। तो नीतीश कुमार जी को इस बात को नोट करना पड़ा, इस बात को उन्होंने नोट किया, अपने अधिकारियों को निर्देश दिया, तो सर्वे हुआ और आज SH 98 का काम आपका जोर शोर से चल रहा है। उम्मीद है बहुत जल्द ये तैयार हो जाएगा और ये बहुत बेहतरीन सौगात हम लोगों को बारसोई वासियों को मिलने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच भाजपा से विवेक भगत जी आ चुके हैं। मैं आग्रह करूंगा कि सर मंच पर आएं और बैठें। अब लोजपा से हमारे बीच सागर शाह जी हैं, तो सर आपको भी मैं 2 मिनट का वक्त देता हूं और संक्षिप्त में जरा बातों को संक्षिप्त में जनता के बीच में रखेंगे। सर्वप्रथम आज प्रभात खबर के द्वारा यहाँ पे जो चौपाल का कार्यक्रम रखा गया है, यहाँ पे आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं को एवं यहाँ पे जितने भी जनप्रतिनिधि और जनता हैं, मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जैसा कि अभी हमारे
काजिम भाई कह रहे थे कि SH 98 हो गया या फिर आपको सड़क पुल पुलिया का जो है ये जो मुद्दा जो बता रहे थे, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो हमारे वर्तमान विधायक हैं महबूब आलम जी, वो अभी 20 साल से यहाँ पर विधायक हैं। उनको जनता बार बार चुन करके जो है विधानसभा भेजने का काम कर रही है, लेकिन वे बार बार जो है जनता के वादों पर खड़ा नहीं उतर पा रहे हैं। ये चीज इस बार अभी उनको देखने को मिल रहा है। वो अभी अपने क्षेत्र में जहां भी जा रहे हैं उनको हर जगह जो है विरोध का सामना करना पड़ रहा है। चाहे वो खुद के अपने सड़क देख ले, काजी टोला से लेकर के जो वो शिवानंदपुर जाते हैं, या फिर ये जो आपको ब्लॉक अनुमंडल है हमारा, उसके सामने वाला आप सड़क देख लीजिए, चाहे पुल पुलिया हो गया लगवा दास ग्राम से लेकर के आपको खुरादार तक, ये सब पुल पुलिया का निर्माण कराना बहुत जरूरी है, जो हमारे वर्तमान विधायक महबूब आलम जी के द्वारा हो नहीं पा रहा है। यहाँ पर जो है बिजली का समस्या है सबसे बड़ा हमारे क्षेत्र में, लेकिन बिजली के समस्या पर जो है इनका कोई काम नहीं हो रहा है। बिजली पर जो है कुछ दिन पूर्व आंदोलन करते हुए 2 निर्दोष व्यक्तियों का समझिए एक तरह से कि हत्या ही हो गया है, लेकिन उनको आज तक जो है हमारे नवविधायक जी उनको इंसाफ नहीं दिलवा पाए, जो कि यह घटना उस समय घटा जब इनकी सरकार थी, महागठबंधन की सरकार थी। इनको चाहिए था कि वो निर्दोष परिवार को जो है न्याय दिलाना, लेकिन यह काम इनसे हो नहीं पाया। इसलिए यहाँ पर जो है युवाओं में एक जो है लहर दौड़ चुका है कि हमको परिवर्तन चाहिए, और निश्चित रूप से इस बार 65 बलरामपुर में बदलाव होकर रहेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और जैसे कि हमारे एक साथी कुछ समय पहले यहाँ पे कह रहे थे, न भाकपा माले के ही थे, कि जब तक विधायक जब तक महबूब आलम जिंदा है तब तक उनको यहाँ से कोई हरा नहीं सकता है। तो उनको मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि इतने घमंड में ना रहें महागठबंधन के लोग। जनता सर्वोपरि होती है, और सारा जो है दायित्व जनता के हाथ में रहता है, उनके पास अधिकार रहता है वोट का। वो अपने एक एक वोट से प्रधानमंत्री जी को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये तो खैर भी हमारे विधायक ही हैं। तो इसलिए ये जो है इतने घमंड में ना रहें। इस बार जनता बदलाव चाहती है, और जनता अपना कीमती वोट इनको जो है अपना समय बर्बाद होने के लिए नहीं देगी। हमारा 65 बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र 20 साल पीछे चला गया है। अगर हमारे एनडीए से यहाँ पर कोई भी अगर विधायक रहते तो आज यहाँ का विकास देखने लायक होता। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो है इस बार 65 बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र से हमारा लोजपा के जिला अध्यक्ष संगीता देवी जी उम्मीदवार हो, ताकि 65 बलरामपुर विधानसभा का दशा और दिशा दोनों बदल सके। जय हिंद, जय बिहार, जय लोक जनशक्ति पार्टी, जय एनडीए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच जदयू से दुलाल चंद साहा जी हैं। मैं 2 मिनट का उनको भी संक्षिप्त में समय दूंगा। जनता के बीच में अपना विचार रखें सर। मंच में उपस्थित सभी साथियों को मेरा नमस्कार, और विशेष अतिथि जितने सदस्य हैं हमारे साथ बैठे हुए हैं, चाहे सत्तारूढ़ दल के हों या गैर सत्तारूढ़ दल के हों, आप सभी इस मंच में आए हैं, जनता के हित में आए हैं, जनता की हक की बातों को रखने के लिए आए हैं। हम सरकार चलाते हैं, हमारे से सरकार बनती है। मेरा कहना यह है, सरकार की गिनतियाँ गलतियाँ सुधारना हमारा काम है, और सरकार जो नीतियाँ हमारे लिए लेके आई है, सरकार की कई सारी योजनाएं हैं, वृद्धा पेंशन योजना, सरकारी शिक्षक योजना, सरकार के तहत सड़क निर्माण योजना, इस तरह की कई सारी योजनाएं हैं। इन योजनाओं को धरातल पे उतारना और रोजगार संबंधित मामलों को ढंग से उतारना, चाहे विरोधी कितनों कुछ कहता रह जाए। विरोधी का कहना है कि बिना पैसा लिए कोई काम अगर नहीं होता है, तो मेरा विरोधी से कहना है कि आप पैसा देते क्यों हैं? अगर पैसा दे के ही काम कराने की लचर स्थिति आप बना के रखे हैं, तो उसको सुधार करने का काम आपका है, ना कि उसका सिर्फ विरोध करना ही आपका काम नहीं है। उसके विरोध में आपको लड़ना होगा। आप क्यों नहीं आ रहे हैं खुले मंच में, क्यों नहीं आ रहे हैं आप? मुझे कहना यह है
वह आप 20 साल से बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र का आप नेतृत्व करता हैं, लेकिन मेरा यह कहना है कभी आपने ऐसा रैली क्यों नहीं निकाला, ऐसा जन विरोधी रैली आपने क्यों नहीं निकाला कि सरकार की योजनाओं से जो लोग वंचित रह रहे हैं, उनकी आवाज़ों को दफन किया जो जा रहा है, उन आवाज़ों को सुलगते हुए सुलगाने का काम आप क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे ये बताइए। सत्तारूढ़ दल के साथ विरोध में हैं, आप सत्ता पक्ष में हैं, आप बलरामपुर विधानसभा के लाखों वोट के अंतराल में आप जीत रहे हैं। मैं मानता हूं आपके साथ जनता थी, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि यह जनता आपके साथ हमेशा रहेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा यह कहना है सरकार के तहत जनता को जो सेवा देने की बातें हैं उनको बेहतर तरीके से लाया जाए और न्याय और नीति के तहत नीतीश कुमार हमारा जो काम कर रहे हैं उनके तहत उनकी योजनाओं को प्रतिफलित करने का काम किया जाए। उनके किसी भी योजनाओं, कोई भी ऐसी योजनाएं नहीं है कि जन विरोधी है, लेकिन आप लोगों का काम ही इतना है कि उन योजनाओं को आप प्रतिफलित होने नहीं देना चाहते हैं, उनके पीछे इस तरह से लग जाते हैं कि उनका सिर्फ दुर्नामी करते हैं। मेरा यह कहना है सरकार की कौन सी ऐसी योजना जो सरकार जनता के हित में नहीं है। मेरा यह कहना है अगर जनता के हित में नहीं है तो आप उनकी खुला विरोध कीजिए। मेरा यह कहना रहेगा। जनता से मेरा रूबरू होना तो बहुत कम होता है, लेकिन मेरी जनता से एक ख्वाहिश है, आपकी आवाज़ों को दफन और आपके हक मारी अगर किया जा रहा है तो उस हक के लिए आवाज़ बनिए। आप आवाज़ नहीं उठाइएगा, आप अपनी हक की आवाज़ नहीं उठाइएगा तो आपके हक के लिए कोई नहीं उठ पाएगा। मेरी सरकार जो उठ रही है लगातार आपकी आवाज़ों को उठाने के लिए आई हुई है, लेकिन आप नहीं उठा पा रहे हैं, बहुत दिक्कत है इस बात से। धन्यवाद। मैं इन बातों को संक्षिप्त में ख़त्म करना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच राजद से विमल रविदास जी हैं, आपको भी 2 मिनट का वक्त मिलता है, जनता के बीच में अपना विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस इलेक्शन एक्सप्रेस चौपाल में आप जो हमको आमंत्रित किए हैं, सबसे पहले प्रभात खबर के जितने भी पत्रकार बंधु आए हैं सबको मैं अभिवंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप जो यहाँ इनवाइट करके हमको बुलाए हैं, बोलने का 2 शब्द मौका दिए हैं, मैं सबसे पहले आपका इस्तकबाल करता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित मंच में कई दलों के समर्थकगण, कई दलों के कार्यकर्तागण, मैं उनको भी नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सलाम करता हूँ। और आए हुए तमाम जगहों से सभी भाई बंधु आए हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। देखिए, दरअसल बात यह है कि जब भी महबूब आलम विधायक बना है, उसका बदकिस्मती यह है कि उनके ऊपर में सरकार नहीं रहा है। मेन बात यह है, जब सरकार आई, जब 17 महीने सरकार चलाई हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार से जब गठबंधन थी, तो 17 महीने में जो काम उन्होंने किया, शायद इतिहास में पूरे कोई भी आज तक कोई सरकार ने इस तरह का धरोहरी का काम नहीं किया। मैं मानता हूँ इस चीज़ को। अगले साथी ने बोला, मैं इस चीज़ को भी मानता हूँ, कहीं पर पुल नहीं हुआ, कहीं पर पुलैया नहीं हुआ, लेकिन मैं इस बात का गारंटी देता हूँ, कहीं दलित का समस्या, कहीं अलग अलग जाति के समस्याओं का निदान करने में महबूब आलम का अगला कदम सबसे पहले 100% आगे रहा है। हमने देखा है, चाहे एसडीओ का घेराव हो, अनुमंडलीय स्तरीय पदाधिकारी का घेराव हो, चाहे प्रखंड विकास पदाधिकारी का घेराव करने में हो, जनता के समस्या के हित में, चाहे वो डिसीलार हो, सभी पदाधिकारी को नकेल कस के रखने का काम आदरणीय महबूब आलम जी ने किया है। और गरीबों के हित में, चाहे रात के 12 बजे स्टेशन में हो, वो अपना नींद को प्यारा नहीं समझा, अपना बच्चा को नहीं देखा। रात 12 बजे अगर किसी ने स्टेशन से फ़ोन किया है कि हमको विधायक जी ये फलाना मुसीबत है, फलाना समस्या में है, विधायक जी रात 12 बजे पहुंचने का काम किया, जनता का समस्या का निदान करने का काम किया। तो हम चाहेंगे इसी अवसर पर हमारे तेजस्वी आदरणीय नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा के आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी कि फिर से, ये तो सिटिंग विधायक है ही, फिर से महागठबंधन का उम्मीदवार
हमारे महू आलम हो, ताकि क्षेत्र के दलित का, गरीब का, अगरों का, पिछड़ा का, सभी माँ बहनों का मसीहा आदरणीय महबूब साहब, आदरणीय भाकपा माले के कैंडिडेट महू आलम जी को फिर से यहाँ उम्मीदवार बना के भेजे, ताकि हम लोगों का क्षेत्र का समस्या का निदान करे वो। हम इतना ही चाहते हैं। और जो कोई बोल रहा है, हमने कई फेसबुक में सुना, ट्वीट में सुन रहे हैं, इंस्टाग्राम में सुन रहे हैं कि एमआईएम, अरे एमआईएम है क्या भाई? जो अपना 4 विधायक को बचा नहीं सका वो सीमांचल की बात क्या करता है? क्या सीमांचल वो पूरा बिहार को बचा लेगा? जब 4 विधायक उसका बिक गया, आरजेडी के झोली में चला गया, जब 4 विधायक को संभाल नहीं सका, पूरे सीमांचल में कितना आबादी है, पूरे बिहार में कितना आबादी है, वो संभालने की बात क्या करता है? हम तो ये सब बकवास बात मानते हैं, ये सब बात को वैल्यू नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ जो एमआईएम का बात बोला जा रहा है कि एमआईएम है क्या भाई? तुम जब उतना ताकतवर हो, तुम जब उतना, देखिए मेरे पास दौलत अगर है तो हम सोनू भाई से 10 रुपया उधार नहीं मांगेंगे। जब आपके पास इतना शोहरत है, आपके पास जब इतना काबिलियत है कि हम एमआईएम पूरे बिहार में 100 सीटों पर लड़ेंगे, तो फिर 6 सीट पर काहे मांगने जा रहे हैं आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास? आप पहले बताइए, जब 100 सीट का दावा करते हैं आप कि 100 सीट पर हम चुनाव लड़के हम जीत, प्रचंड जीत से आएंगे, बिहार में सत्ता बनाने की काबिज में रहेंगे, तो आप 6 सीट में सिमट क्यों जाते हैं? हमारे लालू, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी के पास आप गेट में बोलते हैं कि दरवाजा खोल, ये देह रहा है ढोल, गठबंधन का दरवाजा खोल, 6 सीट ही हमको दे दे। तो आप जब इतना कॉन्फिडेंस है कि हमको 100 सीट पर जीतना है पूरे बिहार में, तो आप 6 सीट में सिमट जाना। आपका औकात तो वहीं सामने आ गया, आपका इतनी ही औकात है, आपका औकात तो सामने आ गया कि बिहार के सामने जाकर के आप जो बोल रहे हैं कि यादव की आबादी कम है, मुसलमान का परसेंट ज़्यादा है, इसीलिए मुसलमान राज करेगा। भैया इससे पहले बलिदान, इससे पहले जो लालू, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी ने मुसलमानों को, दलितों को जो जगाने का काम किया है, हमने चप्पल सीने का बेटा है, मैं रविदास का बेटा हूँ, मैं चमार का बेटा हूँ, जो हमको अधिकार दिलाने का काम किया है। संविधान लिखने का काम तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने किया, लेकिन उसको जो लागू करने का काम किया है बिहार में श्री आदरणीय लालू प्रसाद जी ने किया है, उसको अधिकार दिलाने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है। बस यहीं तक हम अपना वाणी को विराम देते हुए मैं प्रभात खबर का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, जो आपने 2 मिनट बोलने का समय दिया है सबों के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय राष्ट्रीय जनता दल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में भाजपा से विवेक भगत जी हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा चंद मिनटों में अपने शब्दों को जनता के बीच में रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सबसे पहले प्रभात खबर के इस आयोजन के लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो 65 बलरामपुर के इस क्षेत्र को चुना और यहां आकर हम सभी को अपना मत रखने या फिर कहीं कि अपना जो भी सोच विचार रखते हैं वो कहने के लिए समय दिया। और सबसे पहले तो मैं 65 बलरामपुर विधानसभा के बारे में अगर बात करूं तो यहाँ के जो विधायक हैं वो काफ़ी समय से विधायक है, लेकिन विकास के कार्यों में वो सबसे फिसड्डी हैं। विकास कार्य उनके द्वारा होता नहीं है और सिर्फ वो धरना देना जानते हैं। धरना देने के अलावा उनका कोई भी काम नहीं है। पूर्व में जितने भी विकास कार्य हुए हैं वो एनडीए के विधायक के ही द्वारा हुए गए हैं। और जो महबूब आलम साहब हैं उनके बारे में क्या ही कहना। अभी कुछ दिन पहले की ही बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि बारसो एसडीओ ऑफिस में बिजली मांगते वक्त 2 लोगों की हत्या हो गई थी। विधायक के मुंह से एक बार चू तक नहीं निकला कि प्रशासन के खिलाफ कोई कार्रवाई हो या भी किसी तरह का कोई भी विरोध उन्होंने नहीं किया। 2 मासूम बच्चों की हत्या हो गई। किसने किया, क्या किया? सरकार को, कम से कम विधायक को सदन में इस बात को उठाना चाहिए था और अच्छे तरह से उठाना चाहिए था। विधायक का काम कुछ भी नहीं है, सिर्फ धरना देना काम है उनका। और जो बिहार में जो सरकार है डबल इंजन की, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के जेडीयू की जो सरकार है वो शुरू से ही काफ़ी बेहतरीन कार्य करती आ रही है और महिलाओं के हित में, नौजवानों के हित में, सबों के हित में कार्य करते आ रही है। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बहुत ही बेहतरीन कार्य शुरू से ही करती आ रही है और आगे भी करती रहेगी। और अभी कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने देखा कि नीतीश कुमार जी ने बिजली 125 यूनिट बिजली माफ़ किया और महिलाओं के लिए डोमिसाइल भी शिक्षा में लागू किया। और रोजी रोजगार की बात की जाए तो रोजी रोजगार में भी काफ़ी रोजगार का सृजन किया है। तो इसीलिए नीतीश कुमार जी और भाजपा की जो सरकार है वो विशेषकर
काम करने में विश्वास रखती है। किसी तरह का इनमें काम करने में किसी तरह की कोताही नहीं है और काम काफ़ी बेहतरीन कर रही है। और भाजपा का साथ होने के कारण, चूँकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इसे विशेष पैकेज का सहायता भी हमेशा मिलता आ रहा है, जिस कारण विकास कार्यों में काफ़ी मदद मिल रही है। चलिए अब हम अपने कार्यक्रम को आगे की ओर ले जाएंगे, यानी कि दूसरे भाग में ले जाएंगे। और दूसरे भाग में हमारे सामने बैठी हमारी जनता होगी, जिनसे हम सवाल लेंगे। जिनके मन में भी सवाल होगा वो वहीं पे बैठे बैठे हाथ उठाएंगे और हम स्वयं चल के आएंगे उनके पास, और अब वो अपना नाम और सवाल किससे है, सवाल क्या है बताएंगे। चलिए सवालों के दौर पर चलते हैं। जिसके पास भी सवाल हो वो हाथ उठाएं। किसके पास सवाल है? चलिए आगे से लेते हैं पहला प्रश्न। नाम और सवाल क्या है, किससे है? हसन रजा, मेरा सवाल है हमारे लोजपा के नेता वहाँ पे बैठे हुए वहाँ पर हैं, उनसे सवाल यह है सर, आपने बताया कि हमारे बारसोई में बलरामपुर की जो बात कही आपने कि 17 महीना की आपकी सरकार थी, बलरामपुर की विधायक उस सरकार में शामिल थे, और यहाँ पर हमारे बारसोई के 2 नौजवान का डेथ हुआ जो बिजली आंदोलन में वो आंदोलन करने आए थे, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिली। लेकिन मैं कहना चाहूँगा सर कि आपके जो नेता चिराग पासवान जी हैं वो बार बार बोलते हैं बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। तो मैं कहूँगा सर, क्या बारसोई बिहार में नहीं है? उन्होंने क्या किया? वो भी उस ज्वलंत मुद्दे पर यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने भी किसी न्याय के बारे में बात नहीं की सर। चलिए लोजपा से जवाब दीजिए इनका। हमारे यहाँ पर उस समय जो है एनडीए की सरकार नहीं थी न बिहार में, उसके बावजूद भी हमारे नेता वहां से चलकर, पटना से चलकर बारसोई 65 बलरामपुर की धरती पर आए थे और पीड़ित परिवार से गले लग करके उस मां के आंसू को वो पोंछने का काम किए थे। लेकिन हमारे विधायक जी को इतना नहीं हुआ, जो वो तो हमेशा बारसोई में रहते हैं, और बारसोई का नौजवान जो शहीद हुआ है उसके पास जाकर के उसकी मां का आंसू को पोंछने का काम विधायक जी ने क्यों नहीं किया? और हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी अभी भी लगे हुए हैं उनको न्याय दिलवाने में, जिसका मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। नाम क्या है और सवाल क्या होगा? शिव कुमार जी, लोजपा के नेता से हमको पूछना है। इन्होंने कहा कि आंसू पोंछने का काम नहीं किया है। अगर किसी ने बारसोई की धरती पर बोला है तो बारसोई बलरामपुर के विधायक ने बोला है 302 का मुकदमा होना चाहिए एसडीएम बारसोई पर, और जदयू नेता भी यहाँ है। आज तो आप उनके साथ हैं, अब क्यों नहीं अब तक मुआवजा मिला? लोजपा और जदयू दोनों से हमारा सवाल है कि अब क्यों नहीं मुआवजा मिल रहा है? हम 17 महीना थे ना, 17 महीना में हम मुआवजा नहीं दिलाए, लेकिन हम लोगों ने तो कहा ना कि 302 का मुकदमा हो राजेश्वरी पांडे पे। आज जदयू नेता, लोजपा नेता, आज तो आप उनके साथ है, मुआवजा की बात क्यों नहीं हो रही है? आपको आज तो मुआवजा दिला देना चाहिए। हम तो 17 महीने थे, यही सब। चलिए जदयू से, सबसे पहले मैं जदयू से सवाल का जवाब मांगूंगा। मैं इनके सवाल का जवाब देना चाहूँगा। देखिए, न्यायालय में इनकी मामला गई हुई है, और न्यायालय कोई भी आपराधिक घटना अगर घटी है तो न्यायालय उसका न्याय देगी। और आप जो लगातार इस तरह से बोल रहे हैं कि उनकी जजमेंट का मामला, जजमेंट के लिए तो आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जजमेंट के लिए तो वेट करना पड़ेगा। आप हथियार उठा के किसी के बदले में, मार के बदले मार नहीं ले सकते हैं, ये बात फाइनली है। जजमेंट का थोड़ा इंतजार कीजिए, आपके उन दोनों नौजवानों के साथ न्याय मिलेगी। ये हमारा नीतीश सरकार के राज्य में उनको न्याय मिलेगी। थैंक यू। चलिए धन्यवाद। अब युवा साथी हमारे बीच में है, युवा से मैं बताइए नाम क्या है और प्रश्न क्या है? मेरा नाम रोहन कुमार हुआ। हम माले के जो काजिम भाई उनसे हम सवाल करना चाहेंगे। वो अभी बीच में बोले कि भ्रष्टाचारी जो है अधिकारी के द्वारा ये सवाल उठाया, लेकिन ये सवाल भी जरूर होना चाहिए, सबसे ज़्यादा पदाधिकारी के द्वारा भ्रष्टाचारी आपका 65 बलरामपुर में ही है। आज तक यहाँ जितना भी जनता है, आप उस जनता से सवाल करिए। कोई भी काम अगर ब्लॉक में जाते तो बिना पैसा से काम नहीं होता। उस पर नकल क्यों नहीं कसा महू आलम? दूसरा कि ये जब ये जानते हैं तो उसके लिए क्यों नहीं धरना दिए गए, क्यों नहीं सवाल करने गए पदाधिकारी के द्वारा? ये सवाल है, वो जवाब। चलिए भाकपा से सवाल है। आप देखिए, हमारे प्रिय मित्र ने हमारे भाषण के कोट को
कोट करते हुए सवाल किया है, मैं उनका एक छोटा सा जवाब देना चाहता हूं कि जब हम ये बात कह रहे हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार है, तो आप भी उसी बात को दोहराते हैं कि 65 बलरामपुर में हैं। तो हम कह रहे हैं कि पूरे बिहार में जिस तरीके से डबल इंजन की जो सरकार चल रही है, एक इंजन फेल हो गया है, दूसरा इंजन इस चुनाव में भी फेल हो जाने की पूरी संभावना है। मैं ये कह रहा हूँ। अब रहा सवाल कि भ्रष्टाचार अगर पूरे बिहार में है तो नीतीश कुमार ने कोई ऐसी मशीन क्यों नहीं बनाई कि किस विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है, ये कौन नापेगा? अब अगर ये मापने का कोई यंत्र हो जाए तो हमको लगता है कि भाजपा के जो बड़े बड़े मंत्री हैं, आज उनकी पत्नियां, इंजीनियर की पत्नियां नोट जला रही है, नोट की गड्डी जला रही है। क्या वो माले के जुड़े हुए लोग हैं? क्यों नहीं पता चल रहा है कि जदयू के मंत्री के रिश्तेदार हैं, जदयू के मंत्री के रिश्तेदार के यहाँ से जो है बैग में भर भर के पैसा जलाया जा रहा है, रुपये जलाया जा रहा है। तो ये बात सही नहीं है। अगर भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार पर बिहार में सरकार को जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए, ये किसी भी तरीके से माने नहीं जा सकती है। शायद अब हमारे बात को पूरी तरह से नहीं सुने। हमने बिहार नहीं बोला, हमने सिर्फ आपका 65 बलरामपुर विधानसभा बोला। अगर बिहार में कहीं है तो कहीं पे भी आप उस पर बताइए, उस जगह पे जरूर कार्रवाई होता है। लेकिन आपका बलरामपुर और बारसोई में क्या हुआ ये बात बताइए, बिहार में मत जाइए। हमारा बलरामपुर के लिए हमारे विधायक क्या किए, एक भी कार्य को उन्होंने बताए, तब हम जाने कि आपका काम हुआ। चलिए, तो मैं यही कह रहा हूँ फिर से कि आप भी वही कह रहे हैं, मैं भी वही कह रहा हूँ। साइड माइक में साउंड नहीं है क्या? आप जो कह रहे हैं मैं भी वही बात कह रहा हूँ। आप अपने अंदाज से कह रहे हैं, मैं अपने अंदाज से बयां कर रहा हूँ। आप बोलो तो सही, मैं बोलूँ तो गलत। ये कौन सी नीति है आपकी? मैं ये बात कह रहा हूँ कि बिहार सरकार जब सदन चलता है तो हमारे 65 बलरामपुर के माननीय विधायक ने यह बात बड़े सदन में कहा कि आपके तमाम जो ये हैं सीओ कार्यालय हैं वो भ्रष्टाचार में व्याप्त है। आप नहीं सुने क्या? आपको सुनना चाहिए इस बात को। हर अंचल कार्यालय घुसखोरी का अड्डा बना हुआ है पूरे बिहार में। ये पूरे सदन में कही गई बात है, तो कोई एक पर्टिकुलर जगह की बात थोड़ी है। अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार को इंस्टीट्यूशनलाइज कौन किया? इस नीतीश सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने किया है। पहले भ्रष्टाचार होता था, मान लीजिए कि चारा घोटाला का आप लोग नाम अभी भी लेते हैं। अरे भाई कब तक उसका नाम लोगे? अब तो वो बात खत्म हो गई है। जगन्नाथ मिश्रा को आप लोगों ने छोड़ दिया। एक ओबीसी का लड़का है, लालू प्रसाद यादव जी को आप लोग कोट करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर बिहार में भ्रष्टाचार है, इसमें जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार को अपनाना चाहिए और बिहार में व्याप्त पूरे भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में पूरी राजनीति हो रही है। नौजवान जागे हुए हैं, इस बार बदलाव तय है। चलिए अगला सवाल लेंगे। नाम और सवाल। जी, मोहम्मद इजहार आलम। सवाल थोड़ी तीखी है, ईमानदारी और बेईमानी की बात है। मैं अपने विपक्षी साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि ज़रा गौर कर लीजिए आप कि बिजली आंदोलन का मुद्दा जो है ये भाकपा माले के विपक्ष में ऑर्गेनाइज किया गया था और उसमें सिर्फ भाकपा माले नहीं था, बाकी और पार्टी का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा। और भाकपा माले द्वारा जो आप कहा जा रहा है कि उन्होंने एक बाइट नहीं दिया, अरे बाइटों की तो उन्होंने दुकान लगा दी। भाकपा माले का ही विधायक ने कहा था, कार्यकर्ता ने कहा था और जनप्रतिनिधियों द्वारा जो है ये बयान दी गई थी कि राजेश्वरी पांडे एसडीएम की सोची समझी साजिश है कि उन्होंने जानबूझकर इस मामले को हादसे का रूप दिया है और वो उसको जो है उसके ऊपर बड़ी से बड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उस जो पीड़ित के परिवार को एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और भारी से भारी मुआवजा देना चाहिए। और ये मीडिया कर्मी गवाह है, यहाँ का मासूम जनता गवाह है, यहाँ का ईमानदार जनता गवाह है कि विधायक महबूब आलम ने क्या नहीं बोला। विधायक महबूब आलम अंतर्गत भाकपा माले पार्टी का कार्यकर्ता कहने बोला और आज तक स्टिल बात कर ही रहा है। विधानसभा में आवाज उठाई गई है। और एक बात जो आज जो हमारे विपक्षी पार्टी बनाते हैं दाल और तड़का विधायक महबूब आलम भाकपा माले से लगवाते हैं। अब आप देखिए कि 2014 से लेके आज तक जो
आज सेंट्रल सरकार के द्वारा जो मेरा पलटू चाचा नीतीश कुमार यहाँ पर बैठे, जो हुक्म वहाँ से जारी होती है, ये जो है वो फरमान को पूरा करता है। आप ले लीजिए नोटबंदी, आप ले लीजिए सीए, आप ले लीजिए एनसीआर, ये एनआरसी, आप ले लीजिए ओटबंदी, ये सब मामला आप ले लीजिए, और जो है पुनर्निरीक्षण, इन सब में ले लीजिए। शॉर्ट में सवाल। एक सेकंड सर, एक सेकंड। यहाँ से लेके आपका बारसोई बलरामपुर पैसा सीमांचल से लेके और आपका पटना दिल्ली तक आपको सिर्फ लाल झंडा ही नजर आ रहा है, और सिर्फ यही आवाज उठा रहे हैं, और कोई और दोस्त नजर नहीं आ रहा है। ये लोग कहाँ था उस मुद्दों पर, ये लोग कहाँ था? हर जगह भक्पा माले ही होते हैं। आज ये सरकार को हिला कर रखा है, रसोईया से लेके आपका जो है बेरोजगारी से लेके आपका जो है महंगाई से लेके सारी आवाज को आज जो है वृद्धा पेंशन को जो है 300 से 400, 400 से 1100, अभी बात खत्म नहीं हुई है, 15,000 तक बात खत्म होगी। कौन कर रहा? ये हमारे साथी लोग क्या कर रहे हैं? और जो है आरोप पर आरोप। एक पहले हमने कहा था दाल बनाते हैं तड़का भाकपा माले द्वारा लगवाते हैं, ये इसका जवाब दे। चलिए, सत्ता पक्ष के लिए सवाल है, मैं चाहूंगा सत्ता पक्ष में कोई एक सवाल का जवाब दे। इन्होंने सवाल किया, बहुत लंबी सवाल की लाइनें हैं इनकी। इन्होंने कहा कि 400 से 1100 का जो दौर है वृद्धा पेंशन योजना, इन योजनाओं के तहत मैं इनको जानकारी देना चाहता हूँ। ये डिजिटल पेमेंट अमाउंट है। इस डिजिटल पेमेंट अमाउंट के माध्यम से एक समय था कि सरकार 1 रुपया भेज रही थी और जनता तक पहुँचते पहुँचते 25 पैसा पहुँचता था। लेकिन यह हमारी गठबंधन की सरकार है, यह सरकार अब 1 रुपया डालती है तो 1 रुपया जनता तक पहुँचती है। यह भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हमारी है, जनता के हित में सरकार है, जनता को रूबरू कराती है, अपनी योजनाओं के संबंध में विस्तारित जानकारियाँ देती है। कोई भी ऐसी जानकारियाँ नहीं है कि वो छुपा के रखती है। और बताइए आपको आपत्ति किस बात का? सरकार अगर 1 रुपया भेज रही है, 1 रुपया 1100 का 1100 जनता तक पहुंच रही है, तो दिक्कत किस बात की है आपको? इस बीच में कोई मलाल नहीं, कोई दलाल इस बीच में नहीं पल पा रहे हैं, तो आपको आपत्ति किस बात की? मुझे ये बात बताया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल लेते हैं। सवाल और नाम। मेरा नाम है MD बालिस्टर। हमको जेडीयू सरकार से सवाल है, बिहार सरकार से। बोल रहा है क्या मतलब हर बिहार में दारू बंद और नशा मुक्त, तो पूरा बिहार में जितना भी विधानसभा है खुले से दारू बिक रहा है, मतलब 2 टका का शराब 4 टका में मिल रहा है। ये बोल बारसोई में हो, बलरामपुर में हो, कटिहार में हो, पटना में हो, पूरा बिहार में शराब मिलता है। तो शराब को जब बंद नहीं कर पाया बिहार सरकार, तो और क्या कर पाएगा बिहार सरकार? चलिए, लोजपा से सागर शाह जी हैं। अभी सागर शाह जी आप जवाब दीजिए। आप भी सत्ता पक्ष में कहीं ना कहीं गठबंधन के साथ हैं, तो प्लीज इनका जवाब दें। देखिए, नीतीश कुमार जी के द्वारा जो है अभियान चलाया जाता है नशा मुक्त अभियान, ठीक है, लेकिन बहुत सारे भाई ने सही बात कहा है कि कहीं कहीं जो है शराब मिलता है, लेकिन जो शराब जैसे लाते हैं कहीं से और अगर बेचते हैं और प्रशासन के अगर हत्थे चढ़ते हैं, वो हत्थे चढ़ते हैं तो सीधे जेल भी जाते हैं। ये भी बात इनको ध्यान में रखना चाहिए। और जो शराब पीते हुए भी अगर पकड़े जाते हैं तो वो भी जेल जाते हैं। ये है नीतीश कुमार का शराबबंदी, ठीक है। हाँ, देखिए, दारू जो है अब न किसी को हथकड़ी तो नहीं ना लगाया जा सकता है जी कि तुम मत करो। अब किसके मन में क्या चल रहा है? अब जो अगर 2 रुपया कमाने के लिए या उसको अगर वही चीज लगता है अगर अच्छा, तो वो अपना काम करता है, पकड़ाता है, जेल जाता है। ऐसा तो नहीं ना है कि जो पकड़ा जाए तो उसको जो है सीधे ना निर्दोष बोल करके उसको घर पहुंचा दिया जाता है। ऐसा बात नहीं है। नशा मुक्ति पे बहुत काम हो रहा है और जो भी पकड़े जा रहे हैं उनको सीधे जेल का हवा खाना पड़ रहा है। चलिए, सवाल, नाम और सवाल। मेरा नाम आशीष है। मेरा सवाल माले पार्टी के बड़े भैया से है। सवाल मेरा ये है कि आप भी जिस रोड से आए हैं बारसोई क्षेत्र में, और आप सभी जो आए हैं इतने चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, 20 साल से आप कहें कि मेहनत कर रहा हूँ, अगर बिजली मांगने आपका युवा जा रहा है तो आप गोली दे रहे हैं। हाँ, और जो भी आप ट्रेवल करके आए हैं या जितने लोग आए हैं यहाँ पे, जितने लोग उपस्थित हैं, रोड का क्या स्थिति है, कितनी जर्जर स्थिति है और क्या विकास हुआ है आपके सामने है और आपको भी पता है। भैया जवाब दें। चलिए, भाकपा माले से जवाब मांग रहे हैं, आप उनका जवाब दें। वो हमारे भाई ने कहा कि पता नहीं किस पार्टी से बिलोंग करते हैं या आम तौर पर ही सवाल किया है। मैं बोल रहा हूँ आप
किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, आप बलरामपुर की सचेत जनता है, इसके लिए आपके लिए ताली बजाना चाहिए। आपने सवाल किया, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हम तो जहां से आए हैं, मेरा घर ग्वालटोली है और ग्वालटोली से जो बारसोई की सड़क है बिल्कुल चमचमा रही है वो सड़क। आप अगर नहीं तो मेरे घर दावत पे आइए, आपको मैं बुला लूँगा। दूसरी बात है कि आप अगर बारसोई के इस क्षेत्र की बात करेंगे, जो बलरामपुर से सड़क SH 98 निकलती है, SH 98 वो निर्माण कार्य उसका चल रहा है, निर्माणाधीन है, तमाम लोग जानते हैं, हम भी जान रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोग भी जान रहे हैं कि वो निर्माणाधीन है और चौड़ीकरण रोड का हो रहा है। हम लोग भी तो वही सवाल विधानसभा में करते हैं जो आप यहाँ आज कर रहे हैं। अगर आपने अपने विधायक को वोट दे करके 65 बलरामपुर में 1,04,000 वोट से जिताया है, तो आपका विधायक भी वही बात कह रहा है और सत्ता का कान पकड़ के कह रहा है कि माननीय नीतीश जी, आप पटना नहीं, आप हमारे क्षेत्र जो गांव के इलाके से सिर्फ कटिहार जिला मुख्यालय 3 घंटे में पहुंचा दीजिए तो मैं मानूंगा कि बिहार में विकास हुआ है। ये सवाल हम लोग भी कर रहे हैं और उस सवाल का आज हल हुआ है। SH 98 निर्माणाधीन है, बन रहा है। बलरामपुर में लगभग 174 जो सड़कों का निर्माण और जीर्णोद्धार होना है, ये लगातार हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सवाल पे आते हैं। नाम और सवाल। हसन रजा, मेरा सवाल है यहाँ जदयू, लोजपा और यानी NDA से। सवाल यह है, हमारे युवाएं अभी बारसोई बलरामपुर के एक ज्वलन मुद्दा से बिजली आंदोलन पर पड़े हुए हैं, उन पर हम लोग बहुत सारे चर्चा कर लें, थोड़ा सा हम लोग पलायन पर भी बात कर लें, क्योंकि हमारी सबसे बिहार की जो मुद्दा है वो पलायन है। जो दुर्भाग्य है कि हमारी जो सरकार आई, जो बिहार की सरकार नीतीश कुमार ने हमें जो विशेष राज्य के दर्जा के लिए बीजेपी के साथ जाके जो उसके साथ गठबंधन किए कि विशेष राज्य के दर्जा मिलेंगे, तो हमारे बिहार वासियों को इंडस्ट्रीज मिलेंगे, अपने स्वराज्य में उनको रोजगार मिलेंगे, लेकिन वो कहीं दिख नहीं रहा है। मेरा सवाल यह है कि आखिर वो गुम कैसे हो गया विशेष राज्य की दर्जा, और पलायन जो मुद्दा है इस पर क्या बात बोल रहे हैं। अभी देखिए, बहुत सारे आशा सेविकाएं, बैंक मैनेजर या जो भी आंदोलन हुए हैं, चाहे वृद्धा पेंशन के हो, पेंशन के मुद्दे पर हो, जो भी आंदोलन पहले से होते रहे, लगातार होते रहे, लेकिन इसको कल नहीं किया। चुनाव से 1 साल पहले क्यों नहीं किया, 2 साल पहले क्यों नहीं, 20 साल पहले क्यों नहीं किया? 20 साल से सरकार है, इन्होंने 1 साल पहले क्यों नहीं किया? अभी ये चुनावी जुमले के तहत ये सब जो लॉलीपॉप सभी को बांटे जा रहे हैं, इस पर क्या सवाल, मैंने मेरा ये सवाल है कि आखिर ये क्या लॉलीपॉप है कि ये धरातल पर आएगा कि विशेष राज्य की तरह गुम हो जाएगा या 15 लाख की तरह गुम हो जाएगा? चलिए, बिहार में एक बहुत बड़ा मुद्दा उठ के जो आता है वो कहीं ना कहीं पलायन देखा जाता है। तो हमारे बीच भाजपा से विवेक भगत जी भी बैठे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप इनका जवाब दें कि आखिरकार जो है पलायन थम क्यों नहीं रहा है, जनता ये पूछना चाह रही है आपसे। नहीं, सरकार तो पूरी तरह से तत्पर है पलायन रोकने के लिए, और ये कोई बहुत कम दिन का मुद्दा नहीं है जो चंद दिनों में इसको सुलझाया जा सके। जिस तरह से ये लोग 17 महीने के काम को गिनाते हैं, तो 17 महीने में तो एक शॉपिंग मॉल बनकर तैयार नहीं होता, और ये लोग सारे काम का क्रेडिट उस 17 महीने में ले लेते हैं। और रोजी रोजगार की दिशा में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, सबको दिख रहा है। चाहे शिक्षक लोगों की बहाली आप देख लें और जितनी भी वैकेंसी आप देख लें, जो भी सरकार कर रही है वो रोजी रोजगार की दिशा में काफ़ी बेहतरीन कर रही है और आगे भी करती रहेगी। और दूसरा, आप 7 निश्चय 2 योजना के तहत भी देख सकते हैं, अभी यहाँ पर रोजगार का सृजन मेन मुद्दा है। आपका सवाल रोजगार का सृजन है, तो रोजगार का सृजन करने के लिए सरकार पूरी तरह से तत्पर है और प्रयासरत है। और ये जो आप अभी सुधा कॉर्नर देख रहे हैं, 7 निश्चय 2 योजना के ही अंतर्गत आता है, जिससे किसी न किसी को रोजगार मिल रहा है। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं, और जीविका दीदी लोग जो है, जो काम कर रही है, जो उन लोगों को बिहार सरकार के द्वारा मदद किया जा रहा है, उसे भी आप रोजी रोजगार की दिशा में एक मजबूत कदम बोल सकते हैं। चलिए, दुलाल चंद साहा जी, आप भी शायद कुछ बोलना चाह रहे थे, जवाब दे दें। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, बिहार के बंटवारे से लेकर मैं बताना चाहूँगा, जब झारखंड हमसे अलग हुआ तब हमारे बिहार की स्थिति क्या थी और अब हमारे बिहार की स्थिति क्या है। हम आपको जताना चाहेंगे रेजा भाई कि वो दौर कैसी थी और अब की दौर कैसी है। एक समय था जो लालटेन जलता और बुझता था हमारे
घर के अंधियारे को दूर नहीं भगा पाता था। मेरा यह कहना है आज नीतीश जी उस स्थिति में लेके आए हैं, हर घर घर बिजली तो दिए ही हैं, अब बिजली के साथ साथ सुविधा दी है बच्चों को पढ़ने के से लेके एजुकेशनल से मामला से लेके उद्योग विभाग तक सभी मामलों में नीतीश कुमार ने बिजली से चकाचौंध किया है हमारे बिहार को और हर गलियारे को रोशनमान किया है। अगर आप अपने घर से बाहर निकलते होंगे तो आप देख पाते होंगे कि किस तरह का बिजली का व्यवस्था आपके घर के गलियारों के बाहर मिलती है। आप घर बैठे नेटवर्क में देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, आपके मोबाइल चार्जिंग कैसी होती है। मैं इनके साथ साथ बोलना चाहूँगा सरकार की कई सारी योजनाएं, डिजिटल योजना, इस डिजिटल योजना के तहत हम जो एक समय था कि हम अपने बैंकों में लाइन लगाकर अपने पैसे निकालने के लिए या पैसा जमा करने के लिए जाते थे, लेकिन अब वो दौर खत्म हो गया है। मेरा पॉकेट में रखा ये मोबाइल ही मेरा डिजिटल दुनिया हो गया है। बैंक मेरे पॉकेट में चलता है, मेरे साथ बैंक चलता है, चाहे किसी मार्केटिंग करना हो या कि अपने बच्चों का फीस अदा करना हो। इन सारी मुद्दों से के साथ मैं बोलना चाहूँगा नीतीश सरकार की सारी योजनाएं इतनी बेहतर योजनाएं हैं, इनका लाभ हर जन जन तक पहुँच पा रही है, इससे कोई अछूता नहीं है। भले कोई इनको नकारात्मक दृष्टिकोण से देखता हो, उनका राजनीति का रोटी सेकने का तरीका उनका अलग है, लेकिन जो देखने का जो जरिया होना चाहिए नीतीश जी का वो बेहतर तरीके से देखिए। आपको बहुत बेहतर स्थिति में नीतीश जी आपको पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद। काजी इरफानी जी हमारे बीच हैं, बापका माले से। सर आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हम ये कहना चाह रहे हैं कि अभी हमारे जदयू के एक साथी ने कहा कि नीतीश कुमार की योजनाएं महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। हम तो कहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने जितनी योजनाओं का क्रियान्वयन बिहार में करवाने का काम किया वो धरातल पर आप देख ही लीजिए कि हमको लगता है कि दुलाल जी के घर में ही पानी नहीं आता होगा। ये नल जल की सच्चाई है। आप क्या बात करते हैं? आप मनरेगा एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना कांग्रेस सरकार ने लाई थी और उस कांग्रेस सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पर आप लॉलीपॉप बांट रहे हैं। आपने मनरेगा में जो है सब कुछ बजट घटा के रख दिया है। आप लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हैं। हम ये कह रहे थे कि रोजगार को 200 दिन तक कराया जाए, लेकिन इस भाजपा सरकार ने उसको भी लॉलीपॉप बना के रख दिया। दूसरी बात कि बिहार में पलायन का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, बिजली का मुद्दा, आप कह रहे हैं कि पहले लालटेन जलता था। मैं कहता हूं कि विकास होना ही एक क्रमबद्ध तरीका होता है। ये हम लोग साइंस में पढ़े हैं। अगर आप किताब पढ़े हैं तो उसमें ये लिखा हुआ रहता है कि विकास कुछ भी होगा तो वो क्रमबद्ध तरीके से ही चलता जाएगा। युग बदलेगा, समय बदलेगा, वो सारा चीज़ होता रहेगा। लेकिन आज हम कह रहे हैं बारसोई में जिस तरीके से पिछले 20 साल से हम लोग यहाँ पे विधायक हैं और लगातार हमारे वोट का मार्जिन बढ़ता जा रहा है। हम कह रहे हैं कि कोशिश तुम्हारी जारी है, महबूब आलम सब पर भारी है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सवाल क्या था? हमले बारसोई युवा उपप्रधान लोजपा से हम ये बोलना चाहते हैं कि आज से 20 साल पहले रहा भाजपा माले विधायक जी, तो आज से कुछ दिन पहले बदर पंचायत बदर चौक में आया था विधायक जी। तो हमने उसको सवाल किया कि सर आप कहाँ आए किधर से? तो उसने बोला कि निमतला चौक होके निकल के बारसोई थाना चौक के आए घर। बोलो यह बदर चौक। हम तो आप देखे रोड का जैसे इस तरीके कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? आप जो वहाँ से आए कैसा लगा आपको रोड? ये मालूम नहीं। आप जो वहाँ से आए आपको मालूम नहीं। आप 20 साल विधायक रह गए, तो आप ये सोच के रहे कि हिंदू मुस्लिम एक तरफा हो के वो लोग हिंदू मुस्लिम बटवारा कर ले, अलग बात है। हमको बिस्तर में सो के वोट मिल जाएगा, तो हम लोग इतना बुर्बक नहीं है। पहले आप वोट ले ले, अलग बात है। आप ये सोच रहे हैं कि हम लोग हिंदू मुस्लिम करके वोट ले लेंगे बिस्तर में सो के। जब लास्ट टाइम ये आएगा हिंदू मुस्लिम वोट करके हम बिस्तर में सो कर रहेंगे, वोट मिल जाएगा। हम लोग इस बार इतना अंधा बुर्बक नहीं है, क्योंकि 20 साल बीत गया। अब हम लोग बीतने नहीं देंगे। वो जो बीता हुआ कहानी खत्म हो गया। हम लोग इस बार नया युवा चाहते हैं और नया चेहरा जो सामने में जो मुसीबत पर जो इसको फोन करे, कोई बात करे, वो विवाद पर मेरा बंदा वहाँ खड़ा हो। वो लोजपा रामविलास पासवान श्रीमती संगीता देवी को हम इस बार हम लोग बारह मुद्दों से विजय बनाएंगे, उस बार हम लोग को विधायक बनाएंगे। ये वादा है मेरा, ये नहीं कि बोले। चलिए उन्होंने अपना परिचय लोजपा रामविलास जी के पार्टी से कराई है। हमारा जवाब सीधा सा है, अगर कोई सड़क नहीं बनी है, सड़क का टेन्योर 5 साल का होता है, 5 साल की गारंटी होती है, और जल जमाव वगैरह की वजह से बहुत सारी सड़कें ख़राब होती है, ग्रामीण सड़कें खास करके। और अगर ख़राब हुई है तो वह सड़क बनेगी और उस सड़क का हम लोगों ने
शिलान्यास भी किया है, बहुत जल्दी काम भी बारिश के बाद शुरू हो जाएगा। बारिश की वजह से काम हो सकता है रुका हुआ हो। लेकिन एक बात ये इन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाया है, चलिए सड़कें बनती रहेंगी, लेकिन गंभीर सवाल इसने किया है कि हम लोग हिंदू मुसलमान करके वोट मांगते हैं। मैं इनको जवाब देना चाहूँगा कि माननीय विधायक महबूब आलम जी, चाहे देश के नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी या राज्य के जो नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी हों, अगर ये हिंदू मुसलमान करके वोट मांगते तो उनको वोटर अधिकार यात्रा निकालने की जरूरत नहीं होती। आप इस बात से समझिए, चूंकि वोटर अधिकार यात्रा का खुला संदेश था कि कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, अगर आप वोटर ही नहीं रहोगे तो घंटा कहां से बजाओगे, मस्जिद में अजान कहां दोगे? तो ये हमारा एजेंडा बिल्कुल नहीं है, ये भाजपा का एजेंडा है और आप उसके सहयोगी बने हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न लेते हैं, नाम और प्रश्न। मोहम्मद इस्लाम नाम है मेरा। सवाल भाजपा, जेडीयू और लोजपा से है। केंद्र में उनका सरकार है, प्रधानमंत्री, और चिराग पासवान जो है वो भी केंद्र में मंत्री है, और बिहार स्टेट का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, और सारा चीज महबूब आलम का ऊपर क्यों थूकता है लोग? मेरा इतना ही सवाल। चलिए, लोजपा से सागर शाह जी हैं, मैं चाहूंगा आप इनका जवाब दें, संक्षिप्त में थोड़ा जवाब देंगे। नहीं, ठीक है, ये भाई का जो है सवाल सही है। आज का जो यहाँ पर ये जो चौपाल हो रहा है, ये जो हमारे पत्रकार साहब हैं, तो ये सबसे पहले अपने संबोधन में कहे थे कि कटिहार जिला के 65 बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र में, तो आज हमारे क्षेत्र में हो रहा है, तो हम अपने ही जनप्रतिनिधि से सवाल करेंगे, हम अपने ही विधायक से सवाल करेंगे, हम दूसरे हम नहीं न जाएंगे। अभी जो है आप तो ना देखते हैं कि हम लोग का सांसद जो है कंधा में लेकर के जो है बाढ़ क्षेत्र का जो है ना दौरा करते हैं, है कि नहीं? तो अभी खैर हम सांसद साहब तक तो जो है ना जाएंगे नहीं, हम लोग अभी यहाँ पर अब जो है वर्तमान विधायक तक ही रहेंगे। अगर मेरे विधानसभा क्षेत्र में अगर नाला नहीं बनेगा, रोड नहीं बनेगा, बिजली की समस्या होगी, तो हम अपने लोकल जनप्रतिनिधि से सवाल करेंगे, हम अपने विधायक से सवाल करेंगे। बस यही बात है हमारा। चलिए, अब हमारे बीच विमल रविदास जी हैं राजद से। सर, अगर आपको अपने क्षेत्र से आपके पार्टी को या आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है, तो ऐसे कौन 5 से कार्य होंगे जो प्रमुखता में रखते हुए अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए आप करना चाहेंगे? जब आपने बोला कि 5 काम करने का मौका, ये तो हम आपका सवाल का जवाब देंगे ही, लेकिन सबसे पहले वो भाई क्या नाम है उनका, उससे पीछे, आपका पीछे, हाँ, जिन्होंने पूछा, हम उससे थोड़ा उसको माइक दीजिए, हम उससे कुछ पूछना चाहते हैं। दीजिए माइक, दीजिए उसको। पूछिए नहीं, आप अपनी बात। नहीं, हम तो देंगे ही, हम तो देंगे ही जवाब। आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रख लें। ठीक है, ठीक, ठीक, हम सवाल नहीं पूछेंगे। चलिए, आप लोग चिल्लाइए जो नहीं, जवाब उनको दिया, जवाब देना। उन्होंने जो सवाल चलिए, किया, जवाब दीजिए आप। सवाल का जवाब देना तो फर्ज है मेरा। देखिए, हिंदू मुस्लिम सिर्फ भाजपा के लोग करता है, आदरणीय गठबंधन के लोग नहीं करता। सिर्फ भाजपा के लोगों ने हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट मांगने का काम भाजपा के लोगों ने करता है, भाजपा के लोगों ने करता है। सवाल का जवाब ये गठबंधन के लोगों ने नहीं करता। काम ना करे, सवाल का जवाब दीजिए। गठबंधन के लोगों ने नहीं करता। उन्होंने जो बोला कि 20 साल में आदरणीय महबूब आलम जी चलिए, क्या काम किए हैं, वो हम काम बता रहे हैं, वो हम आपको नहीं बता। वो सवाल किया, आप सुनिएगा, आप सुनिए। चलिए, अब सबसे जनता पहले प्लीज शांति बना रखें, आप लोग उनको बोलने दिया जाए। सुनिए, सबसे पहले, ए भैया सुनिए तो सही, सुन तो लो भैया, अरे भाई सुन तो लो। 5 काम वो बोला, हम 5 काम गिना रहे हैं उनको। हाँ, करना चाहेंगे जरूर। अगले 5 साल में आपने जो बोला कि आपको अगर प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा तो आपने 5 काम करने का क्या सोचे हैं? सबसे पहले जो मौसमात समझ रहे हैं ना, जो विधवा, अभी तो उसको सरकार ने पेंशन बढ़ाने का काम किया है, 1100 रुपया करने का काम किया है।
सबसे पहला प्राथमिकता पूरे विधानसभा में, प्रखंड वाइज हो, पंचायत स्तर हो, लिस्ट बना के प्राथमिकता सबसे मौसमात को देने का काम करेंगे ताकि उसका जीवन व्यापन सही तरीके से चले। दूसरा नंबर, शिक्षा में सुधार हो। जो टीचर चेयर लगा के जो सो रहा है, अब विद्यार्थी जो खुले मैदान में घूम रहा है, ये चीज़ ना हो, शिक्षा में सुधार हो। और सबसे पहले जो हमारा तो क्षेत्र जानबे करते हैं, क्षेत्र क्या पूरा बिहार में बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी हटना चाहिए। कम से कम बिहार में नहीं सकेंगे आप मेरा क्षेत्र में बोलें, विधानसभा में कम से कम हम इतना प्रयास करेंगे कि विधानसभा में बेरोजगारी का मुद्दा दूर हो और बेरोजगारी हटे। कितना हुआ? 3 हुआ। और दूसरे सवाल, चौथा सवाल, अस्पताल में जो हमारी माँ बहनें आते हैं उसको रात के 12 बजे कटिहार अस्पताल के लिए जो रेफर किया जा रहा है, इसका सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारे माँ बहन, गरीब, मजलूम सभी को रात 12 बजे हो, 1 बजे हो, डॉक्टर के द्वारा रेफर कर दिया जाता है। वैसे असुविधा में उसको एम्बुलेंस की कोई नहीं मिलता है, सुविधा नहीं मिलता है, और आधे रास्ते में जाते जाते दम तोड़ने का काम करता है। वैसे सवालों को हमने करने का काम करेंगे। 5वां सवाल, जो हमारे विधानसभा क्षेत्र में कई भाई ने बोला कि भ्रष्टाचारी चलता है। भ्रष्टाचारी चलता नहीं है, उसको चलाया जाता है। महबूब आलम ने किसी को नहीं बोला है कि तुम 10,000 उसको घूस दे दो। इसमें तो कम से कम ब्रेक लगाने का काम करेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त बलरामपुर विधानसभा बनाने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सवाल, अगला भाई ने बोला कि 20 साल में महबूब आलम जी क्या काम करने का काम किया है। आप एक बलरामपुर विधानसभा के नागरिक हैं। आप महबूब आलम जी आपके विधानसभा के क्षेत्र के अंतर्गत हैं, आप उनको सवाल करने का मौका आपको आज मिला। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने इससे पहले कई वादे किए, 2 करोड़ नौकरी देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15-15 लाख रुपया खाता में घुसाएंगे। जनाब, आप उससे तो सवाल कीजिए ना कि अब तक क्यों नहीं आया है। बहुत कुछ क्या दिया है आप बताइए तो। दलितों के हित में क्या दिया? दलितों को सिर्फ नफरत ही दिया है। आज पूरे देश में दलित का विधायक दिखा दीजिए, दलित का एमपी दिखा दीजिए आप, के % में है। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के पार्टी में A to Z की पार्टी है, सर्वहित की पार्टी है, सबों को मानने का काम करता है। हारी, डोम, चमार, कुरल, धूसर, मुसर, धुबिया, बकलियां, सारे लोगों को मौका देने का काम किया है। इसलिए ये A to Z की पार्टी आदरणीय लालू प्रसाद जी यादव जी को इसलिए A to Z की पार्टी मानता है। अकबर असदुद्दीन ओवैसी जो बोलता है अल्लाहू अकबर मुसलमान जिंदाबाद, वो दलितों की बात नहीं करता है, इसीलिए उसको बी टीम कहा जाता है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बेटे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उन्हें सर्वहित की बात करता है, मंडल की बात करता है, चमार की बात करता है, डोम का बात करता है, हरी का बात करता है, इसीलिए उसको जो है सबों की पार्टी माना जाता है। आप देख लीजिए भैया, लालू प्रसाद यादव जी ने तो सबों का पार्टी है, सबों को मान सम्मान दे रहा है। आप उसका पार्टी में देखिए, शिवचंद्र राम विधायक है, गोपाल रविदास विधायक है, राजपूत विधायक है, भूमियार विधायक है, मंडल विधायक है, धोबी विधायक है, पासवान विधायक है, सभी लोगों को सम्मान देने का काम किया है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब भाजपा से मैं बोलना चाहूँगा, हमारे साथ विवेक भगत जी हैं। अगर आपके पार्टी को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है आपके क्षेत्र से, तो आप ऐसे कौन से 5 कार्य होंगे जो प्रमुखता के साथ करना चाहेंगे? अपने 5 कार्य बताएं विधानसभा क्षेत्र के लिए। नहीं, जुमले नहीं होंगे, जुमले तो आपके, चलिए उनको बोलने दिया जाए, बोलने दीजिए। आपके विधायक के द्वारा ही जुमला किया जा रहा है। सबसे बड़ा जुमला तो आपका विधायक खुद ही है यहाँ पर। और अभी थोड़ी देर पहले ही कुछ लोग कह रहे थे, खैर इन सही बातों को छोड़ते हुए 5 कार्यों की बात कर रहा हूँ। देखिए, अगर हमारा विधायक यहाँ बनता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या NDA का विधायक हो, तो जो भी विकास के कार्य हैं
मतलब कि जो अभी भी मैं कहना चाहता हूँ, जो डायरेक्ट योजनाओं का लाभ है, जो योजनाएं सीधे केंद्र सरकार या राज्य सरकार से लोगों के खाते पर आती है, चाहे आप पेंशन सीधे खाते पर आती है, मुफ्त बिजली अभी 125 यूनिट जो है वो डायरेक्ट, सीधे योजनाओं का लाभ लोगों को सीधे सीधे मिल रहा है। लेकिन जो इनडायरेक्ट योजनाएं हैं उसमें कमीशन खोरी बोल लीजिए, या फिर योजनाओं का सही तरह से धरातल पर, किसी भी तरह से जो योजनाएं हैं धरातल पर नहीं आ पाती है। विधायक का काम होता है पूरे क्षेत्र पे रहना, क्षेत्र के समस्याओं से मतलब कि विधानसभा में अवगत कराना, लेकिन हमारे विधायक उन सभी चीज़ों को करने में असमर्थ है। उन्हें सिर्फ धरना देना आता है, पुलिस प्रशासन को चार बातें बोलकर वाहवाही लूटना, धरना देना और सरकार का विरोध करना। चलिए पांच कार्य बता दें, 1 2 3 4 5। चलिए आप लोग शांत हो जाइए। नहीं, कार्य ही बता रहा हूँ। जो ये सुनिए लीजिए, मेरी बातों को सुन लीजिए। ये 5 यही कार्य है। ये जो विधायक नहीं कर पा रहे हैं, आप चलिए सर बैठ जाएं, उनको बोलने दिया जाए प्लीज। एक बात सुन लीजिए, सुनिए ना। अरे हम लोग को भी तो बोलने का मौका दीजिए। एक बात सुन लीजिए, मेरे बात को भी सुनिए। काजिम भाई सुन लीजिए पहले। आपके साथी का जवाब दे रहे हैं। आपके साथी का राउंड नहीं चलेगा। आप बैठ करके सुनने का काम कीजिए उसको। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप बैठ जाइए। आप वहाँ बैठिए और बैठ करके अपने साथी का जवाब सुनिए हमसे। बैठ जाइए। आप बैठिए वहाँ और बैठ करके आप सुनिए। आप बैठिए, हम आपको जवाब दे रहे हैं। आप पूछे ना सवाल लोजपा से, एनडीए से, उसका जवाब हम आपको दे रहे हैं। आप बैठिए, 2 मिनट बर्दाश्त कीजिए। इतना उतावला नहीं होना है। इस बार सत्ता जाएगी हाथ से आपके, और विदाई तय है। यही उतावला, ये चेहरा पे जो बेचैनी है ना, ये बेचैनी बता रहा है इस बार विदाई तय है। हाँ, इस बार विदाई तय है। आप 5 काम सुनिए और बैठिए और सुनिए। देखिए, डिजिटलाइजेशन किया जाएगा, स्कूलों का, अस्पतालों को और बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी, और जितने भी सड़कें हैं उनका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, उनको और बेहतर किया जाएगा। अगर किसी तरह की कोई बिजली में जो बिजली की समस्या काफ़ी हद तक ठीक है, यहाँ बिजली की समस्या को और भी सुधारा जाएगा और मॉडल स्टेशन पे काम किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब आप बोल रहे थे, अब चलिए सागर शाह जी। एक सेकंड, इनका सवाल का हम जवाब देना चाहेंगे। सुन लीजिए भैया, पुलिस का वसूली बंद होगा, ये आप चिल्ला कर बोल रहे हैं। देखिए, ये कानून व्यवस्था है और सुशासन की। सुन लीजिए पहले मेरी बात, चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। हम बोल रहे हैं तो सुनिए। आप बोल रहे हैं ना, पूरा सुनिए। आपके पास प्रमाण है, वीडियो है किसी भी पुलिस पदाधिकारी का। सिर्फ आरोप लगाने से हम आपको चोर कहते हैं तो आप चोर हो जाइएगा। हम आपको चोर कहते हैं तो आप चोर नहीं हो जाइएगा। प्रशासन के खिलाफ अगर आपके पास कोई सबूत है तो दीजिए। किसी भी नहीं, अगर पुलिस प्रशासन के खिलाफ आपके पास किसी भी प्रकार का भाजपा के सबूत है तो बात आपसे कहना चाहेंगे, सबूत दीजिए। आप नहीं, सबूत की बात नहीं है तो आप चोर नहीं हो जाइएगा। पूरे नहीं, सुनिए नहीं देख रहे हैं हम, विवेक जी नहीं देख रहे हैं। सुनिए, आप चलिए सागर साहब, एक मिनट, मैं एक बात कह रहा हूं कि जब एक साथी ये कह रहे हैं कि पुलिस वसूली करती है बिहार में, तो आपको आग लग जाता है। अरे भाई, पुलिस वसूली कर रही है। आप एक मोटरसाइकिल चलाने वाले राजद के राज में पुलिस वाला जो है अवैध वसूली करता है कि नहीं करता है? और आप लोग चाहते हैं कि आपका राज आए और आप लोग वसूली करें। यही चाहते हैं आप लोग कि आप लोग का राज आए, आप लोग वसूली करें। पुलिस सिस्टम से चलती है। पुलिस ही लोगों को सही रास्ते पे लेकर जा रही है। प्लीज सागर साहब जी, आप बताएं। बस सुनिए ना भैया, अब इस तरीके से नहीं होगी, कंट्रोवर्सी नहीं होगी, तो मौका नहीं मिलेगा, कंट्रोवर्सी नहीं होगी, आपको मौका मिला, कंट्रोवर्सी नहीं। सागर शाह जी
5 कार्य जो आपके बोला, रहेंगे एक जनता मिनट, में सुनिए, एक मिनट। 5 कार्य माफी बताइए मौका सर देंगे प्लीज तब ना अभी रुक जाइए बताएंगे प्लीज प्लीज चलिए 5 कार्य। हेलो, देखिए सबसे पहला बात जो है, जो हमारा अगर एनडीए का सरकार आता है तो जो 5 काम जो है हम लोग करेंगे। 5 काम नहीं, हम आपको 7 गिना देते हैं। देखिए सबसे पहला कि पूरे 65 बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र में भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। और इसी बात पर हम एक बात और कहना चाहते हैं कि सबसे पहला संबोधन में काजिम भाई ने कहा था कि महबूब आलम पूरे प्रशासन और जो है पूरे यहाँ के जो है जितने भी अफसर हैं उस पर ना नकेल कस के रखे हैं। अरे भाई नकेले कसे हैं तो भ्रष्टाचार काहे हो रहा है आपके विधानसभा में? इसका मतलब यही है कि विधायक फेल है, उसके साथ मिले हुए हैं विधायक भी भ्रष्टाचार करते हैं और वो अफसरशाही के साथ मिले हुए हैं। अगर वो नहीं मिले हुए हैं तो आपका विधायक नकेल कसता है और ऊपर से घुसखोरी हो भी रहा है आपके क्षेत्र में, आपको पता नहीं है। मेरे घर में आज चूल्हा जला है कि नहीं, घर के मुखिया को पता नहीं होगा जी, पता होगा कि नहीं होगा? वो हमारे क्षेत्र के, हमारे विधानसभा के मुखिया हैं, उनको इसका जानकारी एकदम होना चाहिए कि कहां क्या हो रहा है और जहां भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। बिजली आंदोलन में निर्दोष जनप्रतिनिधि पर एफआईआर हुआ, जो गलत एफआईआर हुआ उसको वापस क्यों नहीं लिया हमारे महबूब आलम? छोड़िए, एक काम सुन लिए कि भ्रष्टाचार को पूरा मुक्त करना 65 बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र से। दूसरा, बिजली का पूर्ण तरीके से इसका समाधान करना ताकि बिजली का समस्या हमारे क्षेत्र में नहीं हो। साथ ही साथ जो बिजली में जो निर्दोष जो मारे गए हैं उनके परिवार को न्याय दिलवाना, 2 काम हो गया। तीसरा, आबादपुर को प्रखंड बनाना और वहां पर स्वास्थ्य केंद्र खुलवाना, वहां एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाना, बारसोई में ब्लड बैंक की भी व्यवस्था करवाना। यह स्वास्थ्य से संबंधित हो गया, आपको हम 2 काम गिनवा दिए, टोटल 2 हो गया। तीसरा काम, आपको बारसोई में महिला डिग्री कॉलेज खुलवाना, जो कि ये अभी तक नहीं हो पाया। हमारे बारसोई से बाहर जाना पड़ता है बच्चियों को पढ़ने के लिए। अगर हमारे यहाँ बारसोई में अगर डिग्री कॉलेज रहेगा तो हमारे घर की बच्ची लोग यहीं भी रहेगी, यहीं पढ़ेगी। और आपको जो है यहाँ से लेकर के आपको ना खुराधार से लेकर के और आपको इधर जो है ना जाताहार है वहां तक जो है पुल का बहुत सारा निर्माण बाकी है। ये पुल का जो है निर्माण करवाना। ठीक है, 4 हो गया, 5वां बताएं जी। नशीले पदार्थों से अपने क्षेत्र को नशा मुक्त बनाना। चलिए, बहुत बढ़िया। अब मैं हमारे बीच में भाकपा माले से काजिम इरफानी जी हैं। सर, आप जो है अपने 5 मुद्दे बताएं कि अगर आपको दोबारा मौका मिलता है अपने क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने का तो ऐसे कौन से कार्य हैं आपको लगता है कि अभी शायद ना हो पाया हो विधानसभा क्षेत्र में और करना चाहेंगे? 1-2 थोड़ा सा इन्होंने किया है, जो बातें इन्होंने रखी है, क्योंकि अगर उसका जवाब नहीं देंगे तो अभी जो वीडियो बना है ना ये सोशल मीडिया में ट्रेंड करेगा। चलिए, जवाब तो देते हुए थोड़ा सा मैं जवाब दे देता हूँ। ठीक। कि इन्होंने कहा कि भाई आबादपुर को प्रखंड बनाएंगे, किसने मना किया? 20 साल से आपकी सरकार है, क्यों नहीं बना रहे आबादपुर को प्रखंड? आबादपुर के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार आपकी सरकार क्यों कर रही है? क्या सरकार इसको बनाएगा कि कोई विधायक बनाएगा? सुनिए एक बात, सागर भाई, मैं अपनी बात को जब कह रहा हूं, आप जब कह रहे थे तो मुझे लगता है कि मैंने संयम बरती है। हाँ, ठीक है। और जब कोई मैं बीच में बोल रहा बोलेगा हूं, नहीं, सबको मौका दिया जा रहा है। जब मैं बोल रहा हूं तो आप इतने क्यों तावले हो जा रहे हैं? भाई विधायक बनिएगा आप लोग भी, जनता मौका देगी तो। अभी आप कोशिश करिए। हम कह रहे हैं कि आबादपुर को प्रखंड बनाना, ये बहुत लंबे समय से हम लोग मांग कर रहे हैं कि आबादपुर प्रखंड बने, लेकिन ये सरकार, बीजेपी की सरकार नहीं बना रही है। दूसरा, हम लोग जब बारसो हाई स्कूल में पढ़ते थे तो बारसो हाई स्कूल और गर्ल्स जो स्कूल है वो दोनों एक ही जगह टैग होकर के चलता था। हमारे विधायक ने उसको अलग करने का काम किया और बालिका विद्यालय यहाँ पर जो है बगान के पास, कलकतिया बगान के पास बना है, ये हम लोग कह रहे हैं। और कॉलेज की बात है तो कॉलेज भी बननी चाहिए, ये हमारी मांग है, लेकिन भाजपा की सरकार नहीं बना रही है। और एक बात, मॉडल स्टेशन, बारसोई को मॉडल स्टेशन बनाने का ये जो मांग है,
हम लोगों पर कई एफआईआर हुए हैं। इस मॉडल स्टेशन को बनाने के आंदोलन को लेकर के कई एफआईआर हम लोग पर सरकार ने की है। आज वो स्टेशन का जीर्णोद्धार हो रहा है, मॉडल स्टेशन बन रहा है। ये भाकपा माले की और बारसोई बलरामपुर की जनता की बड़ी जीत है। ये तब लगातार न्याय माने जो आंदोलन की जीत हुई है। अब हम लोग ये कहेंगे, केंद्र सरकार को तो हम लोगों ने पीएम केयर्स में करोड़ों का चंदा दिया, हिसाब सरकार ने नहीं दिया। आप क्या बात करते हैं? जनता के पैसा का हिसाब आज तक मोदी ने नहीं दिया है। इस मोदी सरकार ने, इस हिटलर की सरकार ने, आज अगर कोरोना काल में हम लोगों ने अरबों खरबों रुपया पीएम केयर्स में जमा किया, कोई हिसाब नहीं है, पैसा किसने खाया, जवाब देना होगा। आप बात करते हैं कि स्टेशन दिए हैं, फलाना दिए हैं, चलाना दिए हैं, क्या उसी पैसा से बना है? और आप कह रहे हैं कि अभी डिजिटलाइजेशन हो गया है। भाई डिजिटलाइजेशन हो गया है, इस डिजिटलाइजेशन में आपने अरबों का चंदा लिया, आपने आज तक जनता को नहीं बताया कि उस पीएम केयर्स के पैसे का क्या हुआ, कहां कितना वेंटिलेटर्स लगाया आपने। बात करते हैं। अभी मैं एक बात कह रहा हूं कि आप चलिए, अब आप कह रहे हैं कि 5 ऐसे कौन काम करेंगे अगर आपके लोग विधायक बन करके आते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि बिहार में जो निरंकुश न्याय शासन प्रशासन व्यवस्था है, उस व्यवस्था को हम लोग नकेल कसेंगे और बेहतर शासन व्यवस्था कायम करने के लिए जनता को गोलबंद करेंगे। बारसोई में हम लोगों के लिए जो रोजगार का सवाल है कि रोजगार कैसे यहाँ स्थापित हो, इसके लिए हम लोग, अगर सरकार बनती है तो हम लोग इस सवाल पर बारसोई के लिए पहल करेंगे और बारसोई में रोजगार दिलाने का हम लोग काम करेंगे। बारसोई में जिस तरीके से बिजली की व्यवस्था है, ये सरकार तो फेल हो गई। हम लोग लगातार बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किए। पहले सप्ताह में 4 दिन ट्रांसफार्मर फूटता था, बड़ा बिडिम आवाज होता था। आज वो आवाज सुनाई नहीं दे रही है। हमारे बिजली के लिए हमने पावर स्टेशन बनवाया शिकारपुर में, तेलता में। अभी बिजली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर किया गया है, गांव-गांव बिजली पहुंचाई गई है। ये भी संघर्ष के बदौलत हुआ है। और अगर हमारी सरकार आती है तो 24 घंटे हम लोग निर्बाध बिजली आपूर्ति करेंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। ये लॉलीपॉप देने का काम नहीं करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच जदयू से दुलाल चंद साहा जी हैं। सर, अगर आपको मौका मिलता है तो आपकी पार्टी की तरफ से ऐसे कौन से 5 कार्य होंगे, आप भी गिना दीजिए फटाफट। धन्यवाद। मैं कहना चाहूँगा, हमारे नीतीश सरकार के द्वारा घोषणा की गई है हर गांव-गांव वैवाहिक भवन बनने की। जो गरीब तबके के लोग हैं उनके बच्चियों की और बच्चों की शादी के लिए जो समूल व्यवस्था होनी चाहिए, वह व्यवस्था हमारी सरकार दे रही है। दूसरी व्यवस्था, हर गांव हर घर तक सड़क निर्माण योजना के तहत चकाचौंध सड़क हमारी सरकार दे रही है और हम लोग अपने सत्ता पे आते ही हम लोग इस काम को पूरा करेंगे। तीसरी मामला में हम लोग आएंगे कि हमारे जो हॉस्पिटल हैं, इस हॉस्पिटल को उन्नत और बेहतर व्यवस्था के तहत, अभी आप देख रहे होंगे पोस्टमार्टम की यहाँ पे गढ़िया भी बन चुकी है, एम्बुलेंस की भी व्यवस्थाएं हैं। आने वाले दिनों में और एम्बुलेंस की व्यवस्था दी जाएगी। आमजनों की जो शिकायतें रहती है, समय पे एम्बुलेंस नहीं मिलती है, इन सारी व्यवस्थाओं को हम लोग दुरुस्त करेंगे। चौथी मामला हम लोगों के साथ आता है कि जो जनता जो हमारे ब्लॉक सेक्टर में आते हैं, उनकी हर मुरीद जनता जो अपनी आवाज़ लेके आते हैं, अपनी हक की बात करने के लिए आते हैं, उनके हक को दिलाने का हम लोग पूरी तरह से काम करेंगे। और हम लोग उस तक साप्ताहिक एक बैठक रखेंगे आम जनता का, उसके तहत उनकी आवाज़ों को सुनेंगे, उनके तहत उनका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का काम करेंगे। धन्यवाद। अपनी बातों को कह के मैं चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रभात खबर जिस मुहिम को लेकर चल रही है, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब चुनाव करीब आता है और चुनाव की तिथि घोषित होती है, चुनाव आयोग तिथि घोषित कर देती है, तो कहीं ना कहीं यह देखा जाता है कि उस वक्त जो बिहार का मत प्रतिशत है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है, जो सबसे बड़ी दिक्कतें होती हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपको अपना राजनेता चुनना है, आपको अपना जिम्मेदार विधायक चुनना है, तो उसके लिए यह जरूरी है कि आप लोग अपने घर से निकलें और उस दिन जाकर आप सभी मत करें। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी होती है। तो इस चीज़ के लिए मैं आप सभी से एक शपथ करवाना चाहूँगा। आप लोग जहाँ भी बैठे हों और खड़े हो जाइए अपने स्थान पर सर, और अपना दाहिना हाथ आगे करेंगे आप सभी, और मेरे पीछे पीछे आप सभी लोग बोलेंगे, मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूँ।
मैं वादा करता हूं कि मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी है। बिहार जागे, देश आगे। इस कार्यक्रम का प्रसारण जो है आपको प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब में कल तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ ही कल प्रभात खबर दैनिक अखबार में भी आपको एक पेज में पूरा इस कार्यक्रम का प्रसारण देखने को मिलेगा। यहाँ सभी जनता को, आप लोग सभी लोग यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात खबर।